हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज सीक्वेंसेस एंड सीरीज इसको शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस समझेंगे। सीक्वेंस समझने के बाद सीरीज समझेंगे। सीरीज समझने के बाद प्रोग्रेशन पे आएंगे और फिर प्रोग्रेशन के अंदर तीन तरीके के प्रोग्रेशन देखेंगे। कौन कौन से? एपी, जीपी और एचपी। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिलहाल शुरुआत करते हैं सीक्वेंस से कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को समझते हैं एक बार, उसके बाद सीरीज, फिर प्रोग्रेशन, फिर एपी, जीपी, एचपी। तो सबसे पहले अगर सीक्वेंस की मैं बात करूं कि सीक्वेंस असल में है क्या, तो सीक्वेंस को अगर मैं डिफाइन करने चलूं तो मैं बोल सकता हूं कि सीक्वेंस नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन है जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो मैं सीक्वेंस को क्या बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक बात है। सीक्वेंस और सीरीज को एक साथ पहले डिफाइन करूंगा, फिर एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सीक्वेंस को मैं बोल सकता हूँ कि नंबर्स का ऐसा कलेक्शन है जो किसी फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। एक फिक्स्ड ऑर्डर में जब हम नंबर्स को अरेंज कर दें तो वो सीक्वेंस बन जाता है। हर नंबर, सीक्वेंस में जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रूल, ये क्योंकि ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर की वजह से नंबर्स का कलेक्शन बना है, उस ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग नंबर्स का कलेक्शन बना है। तो हर एक नंबर एक स्पेसिफिक रूल या उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है। सीरीज देखते हैं, इधर नीचे सीरीज लिखता हूँ, फिर एग्जाम्पल से सीरीज और सीक्वेंस को समझेंगे। सीरीज को क्या बोल सकता हूँ? सीरीज को डिफाइन कर सकता हूँ कैसे? देखना, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है। यानी कि अपना सीक्वेंस क्या था? नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और जब सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हैं उनका हमने सम ले लिया तो वो सीरीज बन जाती है। जैसे कि देखो, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। ठीक है, सीक्वेंस का कोई एग्जांपल लेते हैं। ये लो, 1 3 5 7 9 और ऐसे ही आगे चल रहा है। ये एक सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ये देखो फिक्स्ड ऑर्डर। यहाँ पे क्या ऑर्डर देखने को मिल रहा है कि पहला नंबर जो आ रहा है, फिर जो दूसरा नंबर आ रहा है, उनमें दो का गैप है। यानी कि दो के गैप के बाद नया नंबर देखने को मिल रहा है। एक में दो ऐड करेंगे 3 आया, 3 में दो ऐड करेंगे 5 आया, 5 में दो ऐड करेंगे 7 आया, 7 में दो ऐड किया 9 आया। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करना है और वो ऑर्डर क्या है कि दो का गैप है। दो का गैप है और नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। दो का गैप तो ऐसे भी हो सकता था ना कि 1 के बाद -1 आ जाता। दो का गैप तो रहता, लेकिन और क्या है, ऑर्डर कैसा है कि दो का तो गैप है और नंबर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ऐसा ऑर्डर यहाँ पे हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, इसके अलावा ये हो गया एक एग्जांपल। एक एग्जांपल ये आ गया अपना, ऐसे चलता जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कैसा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एक सिंपल सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि फ्रैक्शंस है और डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है एक से। यहाँ पे 1/1 बोल सकता हूँ मैं इसको, 1 को आगे 1/2 आ गया, डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट आया 1 का, फिर डिनोमिनेटर में +1 हो गया, 1/3 आया, फिर डिनोमिनेटर में +1 हो गया, 1/4 आ गया। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर कैसा देखा कि डिनोमिनेटर में 1 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो सीरीज को मैंने कैसे डिफाइन किया था, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो जब मैं इस वाले सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हैं या इस वाले सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हैं, इनके बीच में प्लस साइन लगा दूंगा और उनको लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये सीरीज बना देंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। आगे जो भी आगे आइडियली 11 आना चाहिए इसमें, फिर 13, 15, 17। ठीक है, सिमिलरली ये जो दूसरी हमारी जो हमारा दूसरा सीक्वेंस था, उसको जब मैं सीरीज में बदलूंगा तो कैसे लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा कुछ। ठीक है, तो ये सीक्वेंस और सीरीज हमने समझा, इसमें इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सीक्वेंस और सीरीज में इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस इतना ही था। एक चीज़ जो मैं सीरीज में बताना चाहता हूँ बहुत छोटी सी, वो क्या है कि सीरीज दो तरीके की होती हैं। एक तो फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, ठीक है, और एक होती है इनफाइनाइट सीरीज। एक क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या होती है, फाइनाइट सीरीज में लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। और इनफाइनाइट सीरीज नाम से ही पता चल रहा है ना हमें, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। तो फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज होती है। ठीक है, मान लो जो हमारी ये वाली सीरीज थी, ये 1 से शुरू होकर 9 पे खत्म हो जाती, तो ये एक फाइनाइट सीरीज हो गई। लेकिन ये वाली सीरीज 1 से शुरू हुई और आगे बढ़ती जा रही है, तो ये इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, ये था फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज का एग्जांपल। सीक्वेंस समझ लिया हमने, सीरीज समझ लिया, अब समझेंगे प्रोग्रेशन को। क्या क्या प्रोग्रेशन क्या होता है, और उसके बाद एपी, जीपी और एचपी पे आएंगे। प्रोग्रेशन, देखो प्रोग्रेशन की बात करते हैं। सीक्वेंस को हमने डिफाइन किया कि जब नंबर्स को हम एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो सीक्वेंस बन जाता है। जब उन नंबर्स के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दें तो वो एक सीरीज बन जाएगी। लेकिन अगर एक सीक्वेंस एक स्पेसिफिक रूल, पैटर्न या फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस एक स्पेसिफिक रूल, पैटर्न या फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो उसको हम प्रोग्रेशन बोल देते हैं। ये चीज़ मैं लिख दूंगा, इफ a sequence, if a sequence follows a specific pattern, rule or formula, then it becomes a progression. Then it becomes a progression. क्या बन जाता है, प्रोग्रेशन। सीक्वेंस से डिराइव हो रहा है, देखो पीछे जाएंगे एक बार, सब कुछ सीक्वेंस से डिराइव हो रहा है। सीक्वेंस में हमने क्या बोला था कि जब नंबर्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में हम अरेंज कर दें तो वो सीक्वेंस बन जाता है। अब वो ऑर्डर कैसा भी हो सकता है ना। और जब सीक्वेंस के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उनमें जब हम प्लस का साइन लगाते जाएं बीच में तो वो सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है, सीरीज। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, तो वो सीरीज बन जाती है। अब जब हम प्रोग्रेशन पढ़ने आए, जब हमने प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखी, तो प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि इफ अ सीक्वेंस फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न, रूल और फॉर्मूला। यानी कि सीक्वेंस क्या होता था, नंबर्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो अगर एक ऐसा ऑर्डर्ड कलेक्शन है नंबर्स का, हमें देखने को मिला कि नंबर्स का कुछ ऑर्डर्ड कलेक्शन है और फिर उसमें हमने एक पैटर्न ढूंढ लिया, पैटर्न ढूंढ लिया या कोई
लगा हमें कि यार यहाँ पे तो कुछ रूल फॉलो किया जा रहा है, तो फिर वो प्रोग्रेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो सीक्वेंस से ही हमने डिराइव करा सीरीज को, और सीरीज से ही और सीक्वेंस से ही हमने प्रोग्रेशन को भी डिराइव कर दिया। ठीक है, तो सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन हम समझ चुके हैं। जैसे कि देखो, मैं प्रोग्रेशन का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बेसिक एग्जांपल। बस ये, अब इसको देख के बोल दोगे कि ये तो सीक्वेंस लग रहा है, ये प्रोग्रेशन कैसे है? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी कि किसी ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, यानी कि नंबर्स को एक ऑर्डर में लगा दिया गया है, ये भी कह सकते हैं। ये होता है सीक्वेंस। और जब इस ऑर्डर्ड कलेक्शन में सीक्वेंस है ना, और प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, बस एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। जब इस ऑर्डर्ड कलेक्शन में हमें कोई पैटर्न दिख जाए, क्या दिख जाए? पैटर्न दिख जाए, या हमें दिखे कुछ रूल फॉलो हो रहा है, तो हम उसको प्रोग्रेशन बोल देते हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। जहाँ पे भी जाने +1 हो रहा है। सक्सीडिंग नंबर, सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म से एक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। जो पिछले पेज पे एग्जांपल मैंने बताए थे सीक्वेंस के, यहाँ पे भी तो क्या हो रहा था? देखो, ऑर्डर्ड कलेक्शन तो था, पैटर्न कुछ फॉलो हो रहा था। हाँ, क्या फॉलो हो रहा था? +2 +2 +2। यहाँ पे क्या पैटर्न था? यहाँ पे जो हमने पैटर्न ऑब्जर्व करा वो था कि डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट हो रहा था, डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, तो प्रोग्रेशन, सीक्वेंस, सीरीज हम समझ चुके हैं। अब सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है अपना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ध्यान से समझेंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। इसको एपी भी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म एपी है इसकी। ठीक है, तो एपी जो है वो एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, लिख देता हूं इस बात को। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। यही है डेफिनेशन। एपी क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा। सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन। अब उस ऑर्डर्ड कलेक्शन में अगर हमें कुछ पैटर्न दिख जाए, कुछ रूल दिख जाए, कुछ फॉर्मूला दिख जाए, तो उसे प्रोग्रेशन बोल देते हैं। तो एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा इक्वल मिलेगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ? मैंने बोला एपी एक सीक्वेंस है, मतलब कि एक स्पेसिफिक पैटर्न या ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा। दूसरी चीज मैंने बताई कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है, यानी कि पैटर्न क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी विल बी इक्वल। मतलब कि ये हुआ कि मान लो कोई एपी है। ठीक है, पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 है। लाल पेन से लिखते हैं। मान लो पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 है, चौथा टर्म A4 है, एंड सो ऑन। आखिरी टर्म या nth टर्म जिसको बोलेंगे वो है AN। ठीक है, ये मैंने बोला एक एपी है। एपी है मतलब कि ये एक सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस विद स्पेसिफिक पैटर्न, है ना? ये तो मतलब हो गया एपी का। तो मैंने बोला ये एक एपी है। इस एपी का पहला टर्म है A1। अगर इनके बीच में प्लस का साइन हो जाता तो ये सीरीज हो जाती, लेकिन ये सीरीज नहीं है। ठीक है,
इस ए बी का पहला टर्म है A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और लास्ट टर्म है AN। nth टर्म, लास्ट टर्म AN है। तो क्या बोला जा रहा है, क्या पैटर्न क्या है कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। यानी कि अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूं, वो बराबर आ जाएगा A3 माइनस A2 के, वो बराबर आ जाएगा A4 माइनस A3 के, और वो बराबर चलते 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 किसके बराबर आ जाएगा, AN माइनस AN माइनस 1 के। ये बात समझ में आई। AB की डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। जब हमें ऐसा सीक्वेंस देखने को मिले जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल आए, तो उसको हम AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कंसेक्यूटिव टर्म क्या होते हैं, पड़ोसी अगल बगल वाले। A1 का पड़ोसी कौन है, A2। A2 के पड़ोसी कौन है, A1 और A3। A3 का पड़ोसी कौन है, A3 का पड़ोसी कौन है, A3 का पड़ोसी है A2 और A4। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि पड़ोसियों के बीच का डिफरेंस इक्वल है। A1 का पड़ोसी था A2, उसके बीच का डिफरेंस देखा, वो बराबर आ जाएगा A2 के जो पड़ोसी है उसके, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अब AN जो है उसका पड़ोसी कौन है, AN तो लास्ट टर्म था, तो इस साइड में तो उसका कोई पड़ोसी होगा नहीं, तो पड़ोसी उसका इस तरफ ही मिलेगा। वो कौन होगा, AN से पहले वाली टर्म, यानी कि AN माइनस 1 है ना। अगर मान लो मैं कहता AN की जगह जो लास्ट टर्म है हमारा वो 11 है, लास्ट टर्म है A11, तो इसके आगे तो कुछ होता नहीं, पीछे ही होता। पीछे कौन होता, A10 यानी कि N माइनस 1, 11 माइनस 1, तो वो AN माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो वो एक AP बन जाता है। ठीक है, वो एक AP बन जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी देखो यहाँ पे पहले मैं लिख दूं, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, देखो 5 9 रिलेट करना, इससे रिलेट करना, ठीक है, इन दोनों को रिलेट करना। 5 9 13 17 एंड सो ऑन। कहाँ तक लेके जाएं इसको, चलो 37 तक आ गई। ठीक है, 37 तक आ गया। अब बताओ मुझे, क्या ये AP है। AP में क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा, और वो पैटर्न क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। यानी कि 9 माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 13 माइनस 9 शुड बी इक्वल टू 17 माइनस 13 एंड सो ऑन शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, 37 से पहले का जो भी टर्म हमें नहीं पता, लेटर से x है। तो 9 माइनस 5 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 13 माइनस 9 4 आ जाएगा। 17 माइनस 13 4 आ जाएगा। तो 37 माइनस एक्स भी जो भी वो होगा 4 ही आएगा, जो भी हो 4 आएगा। तो क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। इस एग्जांपल में डिफरेंस कितना आ रहा था, 4 का आ रहा था। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को ही हम कॉमन डिफरेंस के नाम से बोलते हैं। कॉमन क्यों, इक्वल है ना, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, और डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल d से। ठीक है, AP का जो पहला टर्म होगा उसको A से डिनोट कर सकते हैं, चाहे कैपिटल A से कर लो, कैपिटल T से कर लो, स्मॉल a से कर लो। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया AP का, AP का फर्स्ट टर्म हो गया। जो AP का लास्ट टर्म होगा उसको nth टर्म भी बोलते हैं। जो पांचवा टर्म होगा उसको फिफ्थ बोलेंगे, जो छठा होगा उसको सिक्स्थ बोलेंगे, तो जो लास्ट होता है उसको nth टर्म भी बोलते हैं। तो उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, AN या फिर TN या फिर स्मॉल ले लो लेटर, या फिर L से, स्मॉल L से। यहाँ पे नीचे हमें सबस्क्रिप्ट में L लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गए, ये तीन हो गए nth टर्म के।
nth टर्म ऐसे डिनोट करते हैं, और ये जो है हमारा एल से हम डिनोट करते हैं लास्ट टर्म। तो क्या an से लास्ट टर्म डिनोट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर हमारा लास्ट टर्म nth टर्म है तो उससे कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या चीज़ बतानी है मुझे, और कैसे डिनोट करते हैं? ये सब हो गया। अब एक बार एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। मुझे बताना क्या ये AP है या नहीं। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे बताओ क्या ये AP है या नहीं। सोचो, क्या ये AP है या नहीं। पॉज करके सोचो वीडियो को। अब देखना, AP की कंडीशन क्या होती है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आए, यानी कि अगर पड़ोसियों का डिफरेंस इक्वल आ रहा होगा तो ये AP हो जाएगा। तो डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं पड़ोसियों का, यानी कि a प्लस डी माइनस ए। अगर ये बराबर आ जाए a प्लस 2D माइनस ए प्लस डी के, और अगर ये बराबर आ जाए a प्लस 3D माइनस ए प्लस 2D के, इसका मतलब है ये AP हो जाएगा, क्योंकि सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो a प्लस डी माइनस ए करूँगा तो d मिलेगा, a प्लस 2D माइनस ए प्लस डी करूँगा तो 2D माइनस डी ए मिल जाएगा, a प्लस 3D माइनस ए प्लस 2D करूँगा तो 3D माइनस 2D डी मिल जाएगा। तो भैया इसमें हमने देखा, क्या देखा, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल था, सेम था, तो ये एक AP हो जाएगा। और यही तरीका है, क्या है, ये कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन है एक AP की, रिप्रेजेंटेशन है AP की, जिसमें पहले टर्म को स्मॉल a से लिखा, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस था वो ऐड करते गए। ये हमारा AP था ना, इसमें देखो पहला टर्म, इसको मैं A बोल सकता हूँ। कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 4 का आया था, इसको मैंने D बोल दिया। तो A प्लस डी, 5 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। A प्लस डी, A प्लस 2D यानी कि 5 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 5 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। वही तो करा है, देखो वही यहाँ पे करा है, वही यहाँ पे करा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन एक AP की, ठीक है, AP की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है कुछ। तो इससे हमें क्या पता चला? एक चीज मैं लिखूंगा, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन थी। ये हमारा पहला टर्म है, ठीक है, ये हमारा पहला टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। 2D ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस, 3D थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब एक चीज देखना, एक चीज पहले, चलो मैं, हाँ, पहले टर्म में D की वैल्यू 0 थी, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको मैं a प्लस 0D लिख सकता हूँ, ठीक है। जो हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म देखना है यहाँ से फर्स्ट टर्म को a प्लस 0D लिख सकता हूँ, a के बराबर हो जाएगा। सेकेंड टर्म को क्या लिख रहा है? a प्लस 1 टाइम ऑफ d यानी कि a प्लस डी, ठीक बात है। थर्ड टर्म को क्या लिखा है बताना मुझे। थर्ड टर्म क्या है? a प्लस 2D है। फोर्थ टर्म को क्या लिखा है? a प्लस 3D, a प्लस 3D। अब एक बात देखना, इस बात को समझना, टर्म कौन सा था? पहला, d 0। टर्म कौन सा था? दूसरा, d में आया 1। टर्म कौन सा था? तीसरा, d क्या हुआ यहाँ पे? a प्लस 2D हो गया। टर्म पहला था तो a में 0D ऐड करा, यानी कि कौन सा नंबर का टर्म था? पहला, उससे एक कम करा, 1 से एक कम करा 0, 0 टाइम्स ऑफ d ऐड कर दिया तो पहला टर्म मिला। टर्म कौन सा था? दूसरा, दूसरे में एक कम करा यानी कि 2 माइनस 1 कितना है? 1, 1 टाइम्स ऑफ d को a में ऐड करा, दूसरा टर्म मिल गया। टर्म कौन सा था? तीसरा, 3 में एक कम किया, कितना आएगा? 2, ट्वाइस ऑफ d को a में ऐड करा, तीसरा टर्म मिल गया। टर्म कौन सा है? चौथा, फोर्थ, 4 में एक कम करा, 3 मिलेगा, थ्राइस ऑफ d में a ऐड करा, फोर्थ टर्म मिल गया। यानी कि अगर मुझे
nth टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा, a में क्या ऐड कर दूंगा, n में से एक कम करूँगा और उसको d से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, और वही हमने यहाँ पे अपनी लास्ट टर्म लिख रखी है। देखो ये क्या है, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, लास्ट टर्म और nth टर्म। ये बात समझ में आई। पहला टर्म मुझे चाहिए था, मुझे कौन सा टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म। कौन सा चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए था यानी कि 1, तो 1 में से एक कम करा, 0 मिलेगा, 0 को d से मल्टीप्लाई करा, उसमें को a में ऐड करा, मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। सेकंड टर्म चाहिए यानी कि दूसरे नंबर का टर्म चाहिए, तो 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करा, 1d मिलेगा मुझे, उसमें a को ऐड कर दिया। मुझे चाहिए फिर थर्ड टर्म। कौन सा, थर्ड टर्म, 3 में से एक कम करा, 2 मिलेगा, ट्वाइस ऑफ डी, उसमें एक को ऐड कर दिया। मुझे चाहिए फोर्थ टर्म, 4 में से एक कम करा, 3d मिलेगा, उसमें से मैं एक ऐड कर दिया, ए ऐड कर दिया, तो मुझे फोर्थ टर्म मिल गया। यानी कि मुझे अगर nth टर्म चाहिए तो मुझे ए में n में से एक कम करके t के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे nth टर्म मिलेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको ही nth टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कब हमें लास्ट टर्म के लिए इसको यूज़ करना है और कब nth टर्म के लिए इसको यूज़ करना है। तो फर्स्ट टर्म बता दिया, कॉमन टर्म्स बता दिया। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। an भी बता दिया, सब कुछ बता दिया है। तो एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई है वो है सम ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन एपी वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एपी के क्वेश्चंस कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 6, 12, 18 is an AP, find D, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सीक्वेंस दे रखा है हमको, उसको बोला जा रहा है कि अगर ये एक एपी है तो डी ढूंढना है, हमें डी फाइंड करना है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस के बराबर। बोल रखा है अभी ये कि गिवन सीक्वेंस एक एपी है, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठाओ और उनका डिफरेंस ले लो। 18 और 12 को उठाया, डिफरेंस लिया, 6 आया, डी के बराबर हो जाएगा आंसर। और देखो 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +6 है ना। 72 से पहले का क्या हो जाएगा, -6 यानी कि 66, उससे पहले का क्या हो जाएगा, -6 यानी कि 60, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। क्वेश्चन देखना, टी एम 1/n है, टी एन 1/m है, हमें ढूंढना है टी एम एन। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, वीडियो पॉज करके 10 सेकंड में क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है हमें, मैंने बताया था ना टी एन क्या होता है, nth टर्म। nth टर्म, तो अगर n की जगह मैं m लिख दूं तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, mth टर्म हो जाएगा, है ना। अगर मैं a5 लिखूं तो वो फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो अगर मैं 5 की जगह 7 लिख दूंगा तो वो सेवन्थ टर्म हो जाएगा। उसमें कोई समस्या थोड़ी है ना, उसमें कोई समस्या थोड़ी है। चाहे मैं n लिखूं, चाहे मैं m लिखूं, चाहे मैं p लिखूं, मैं कुछ लिखूं, मेरी मर्जी। तो पूछा क्या जा रहा है कि mth टर्म दे रखा है 1/n, nth टर्म दे रखा है 1/m। हमसे पूछा जा रहा है टी mnth टर्म, यानी कि अगर किसी एपी का मुझे मान लो फिफ्थ टर्म दे रखा है और सेवन्थ टर्म दे रखा है, तो मुझसे
ये पूछ लिया गया है, ठीक है, ये पूछ लिया गया है मुझसे 8:30 क्वेश्चन समझाया था ये मैंने। 8:35 ही मत निकाल देना। जिनको लगता है वो कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके कोशिश करें, बाकी मैं करता हूँ। टी एम, ठीक है, एम है टर्म क्या दे रखा है हमको, 1/n के बराबर ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले टर्म हम ए मान के चलते हैं हमेशा, a+n-1 इंटू डी जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे mth टर्म निकालना है तो m-1 करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा, बराबर किसके, 1/n के, ठीक है, ओके। उसके बाद टी एन लेके चलते हैं। टी एन कितना था, 1/m, 1/m। इसके लिए क्या हो जाएगा यार, 1/n-1 इंटू डी लिख सकता हूँ, किसके बराबर आ जाएगा, 1/m के बराबर। अभी तक कोई समस्या किसी को नहीं चाहिए। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1, इसको बना लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। टी एम एन कहीं साइड में अभी देखते हैं क्या होना चाहिए आइडियली, a+m×n-1 इंटू डी, ठीक है। चलो मैं सोच रहा हूँ अगर कहीं से डी मिल जाए तो हो सकता है काम आसान हो जाए। आपको कैसे पता है डी मिल जाएगा तो काम आसान हो जाएगा, यार क्वेश्चंस कर करके तुम्हें भी पता चल जाएगा। एक दिन में नहीं आता ना सब कुछ, क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। सब्ट्रैक्टिंग डी कैसे मिलेगा, बी कैसे मिलेगा बताओ। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बताओ क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा एम डी माइनस एन डी, यानी कि m-n इंटू डी बराबर 1/n-1/m, जो कि हो जाएगा m-n/mn, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इससे ये कटेगा तो मुझे टी मिल जाएगा 1/mn के बराबर। टी मिला 1/mn के बराबर, ठीक है, टी मिला 1/mn के बराबर। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, डी की वैल्यू डाल देते हैं। इक्वेशन 1 में डालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, a+m-1, 1/mn था ना डी, ये बराबर 1/n, ठीक है। तो मुझे कुछ क्या मिल जाना चाहिए बताओ, कुछ ऐसा हो जाएगा ये, है ना। इसको आगे हम स्क्रॉल करते हैं, क्या हो जाएगा ये, a+1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n, तो a बराबर 1/mn आ जाएगा, a बराबर 1/mn आ जाएगा। सेकंड में डालने की ज़रूरत ही नहीं है, a भी मिल गया, d भी मिल गया, ठीक है। हमें देखो टी एम एन निकालना था, हमने क्या करा, हमने पहले टी एम और टी एन दे रखा था, हमने टी एम के लिए जनरल टर्म लिख दिया, हमने टी एन के लिए जनरल टर्म लिख दिया। अब हमने टी एम एन के लिए जनरल टर्म लिखा, अब हमने कहा यार ए और डी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। डी कैसे निकाला हमने, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी मिल गया, डी की वैल्यू डाली किसी एक इक्वेशन में, ए मिल जाएगा, वहाँ से हमें ए मिल गया। सेकंड में भी डाल के देख लेते हैं, चलो सेकंड में डाल के देख लेते हैं, कोई समस्या आएगी नहीं हमें, सेम ही वैल्यू मिलेगी। वन बाय एम के बराबर था नहीं, एन से एन कटेगा, 1/m यहाँ आ जाएगा, ये 1/mn हो जाएगा, ये 1/m था, 1/m, ये सेम ही वैल्यू मिलनी थी, किसी में भी डाल दो, ठीक है। तो b निकाल लिया और a भी निकाल लिया। अब टी एम एन में वैल्यू डाल देते हैं, है ना। अब यहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं, टी एम एन, ए कितना है, 1/m n प्लस mn-1, डी कितना है, 1/mn,
बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा, 1/mn प्लस mn अपॉन mn, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको भी, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला mn अपॉन mn माइनस 1/mn, 1/mn माइनस 1/mn कट जाएगा, ये आपस में कटेगा, 1 मिलेगा, 1 विल बी द आंसर। पॉज करो, समझने की कोशिश करो क्या करा हमने सवाल में। हमको एक एपी का mth टर्म दे रखा था, nth टर्म दे रखा था, हमसे टी mnth टर्म पूछ लिया था। टी एम की वैल्यू 1/n थी, टी एन की वैल्यू 1/m थी। हमने सबसे पहले टी एम का जनरल टर्म लिख दिया, टी एम लिख दिया बल्कि, जो कि हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, अज्यूमिंग फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस डी है, वो 1/n की इक्वल था, इस पर क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर किया। टी एन लिख दिया हमने, जो कि 1/m के बराबर था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। 1 और 2 कंसिडर क्यों किया, क्योंकि टी एम एन जो था वो जब हमने लिखा तो वो हमें मिला a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें a और d अगर मिल जाए कहीं से तो हम टी एम एन ढूंढ सकते हैं, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने बनाई, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करके हमें d मिल गया, हमें d मिल गया सब्ट्रैक्ट करके। तो अब d मिल गया तो हमारा आधा काम हो गया था, अब हमें सिर्फ a चाहिए था। d की वैल्यू डाली हमने इक्वेशन नंबर 1 में, चाहो तो 2 में भी डालो, सेम मिलेगी। हमने 1 में डाली, 1 में जब हमने d की वैल्यू डाली तो वहाँ से हमें a मिला 1/mn। अब हमें a मिल गया है, d मिल गया है, हमारा लगभग पूरा काम हो चुका है। a की वैल्यू डाली हमने tmn में, d की वैल्यू डाली हमने, तो वो कटा के फिर हमें 1 मिल गया, ये हमारा आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Find first negative term, find first negative term of the given AP। ठीक है, एक AP हमें दे रखा है, AP क्या है, 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2, एंड सो ऑन। एक AP हमें दे रखा है, इसकी हमें पहली नेगेटिव टर्म ढूंढनी है। पहली नेगेटिव टर्म, ये कितना होगा यार, अगर मैं इस AP को रीराइट करूं तो पहला टर्म हमारा 20 है, 20/1 लिख देता हूँ। दूसरा टर्म क्या है, 19 हो 1/4, 19 चौके कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, प्लस 1 77 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, ऐसे ही हमारा ये भी था। इसका हमें पहला नेगेटिव टर्म ढूंढना है, सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 77 में से 4, 77/4 माइनस 20/1, जो कितना हो जाएगा 77 माइनस 80/4, जो कि हो जाएगा -3/4, -3/4। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया है, ये पॉइंट कहीं लिख लेना। नेगेटिव कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कॉमन डिफरेंस indicates negative common difference indicates decreasing AP, यानी कि सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म से छोटी होगी। ठीक है, वही हो रहा है, नेगेटिव कॉमन डिफरेंस है तो जो अगली टर्म आ रही है वो पिछली टर्म से छोटी है वैल्यू में, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें पहला नेगेटिव टर्म ढूंढना था। लेट अस assume that
ए एन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमने एज्यूम किया कि ए एन यानी कि जो nth टर्म है वो पहली नेगेटिव टर्म होगी, तो इसीलिए ऐसा लिख सकता हूं मैं, अगर ए एन नेगेटिव होगी तो वो जीरो से छोटी होगी, है ना। तो ए एन को क्या लिख दूंगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। यहाँ से बढ़ के अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ए कितना है, 20/1, 20 लिख देता हूँ। एन हमारे पास है नहीं। डी कितना है, -3/4, -3/4 लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको मैं आगे कैसे लिख दूंगा, आगे मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। ओके, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी हमने पढ़ रखा है, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या करना होगा मुझे, इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन जब मैं करूँगा तो कुछ ऐसा बैठ रहा होगा, मुझे लगता है 3 को यहाँ पे लाना पड़ेगा मुझे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग 21.66 के आसपास, है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जिनको दिक्कत आ रही हो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये अपना बैठ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग समथिंग, n इज ग्रेटर देन 21 पॉइंट समथिंग, यानी कि अब देखना कि n जो है, हमने अज्यूम किया था कि n टर्म हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा। n की वैल्यू आ रही है 21 पॉइंट, और n कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता क्योंकि वो एक पोजीशन है, ठीक है, एक पोजीशन है। इसलिए सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 22। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्वेश्चन को पॉज करके समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को पॉज करके समझने की कोशिश करना। एक गलती है, ये 27 होगा, आंसर 28 आएगा। बेसिक मैथमेटिकल, बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो पॉज करके। हमें एक एपी दे रखा था, उसके कुछ टर्म्स दे रखे थे, पहले 3 टर्म्स हमें दे रखे थे। इसका पहला नेगेटिव टर्म हमसे पूछा था, एपी को रीराइट करा मैंने 20/1, 77/4, 37/2। कॉमन डिफरेंस निकाला तो कॉमन डिफरेंस आया -3/4। अगर नेगेटिव है कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब डिक्रीजिंग एपी होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी में क्या होता है, आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से छोटा होता है। यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 77/4 था। देख के हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से छोटा है, आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से छोटा है, ठीक है। तो ये होता है जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो आगे वाला पीछे से बड़ा तो होता ही है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा वो बताओ। तो हमने कहा मान लेते हैं कि ए एन पहला नेगेटिव टर्म है, यानी कि nth टर्म जो होगा, nth टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो क्योंकि अगर वो पहला नेगेटिव टर्म होगा तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो ए एन को कैसे लिखते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 0 से छोटा होगा वो। a की वैल्यू 20 थी, d -3/4 था। इनइक्वालिटी वाला खेल हमने खेला तो हमें ये मिला। 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। इसको अंदर भेजा, 3n इधर भेजा -3, इसको फिर इधर ले आए तो 83 लेस देन 3n, 83y इसको इधर लेके आए तो 83/3 लेस देन n, यानी कि n इज ग्रेटर देन 83/3। तो n इज ग्रेटर देन 27 पॉइंट समथिंग, है ना, 27.66 या 27.67 लगभग। तो n क्या है, एक पोजीशन है जो कि कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती, और n 27 पॉइंट समथिंग से बड़ा है। तो 27 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो डेसिमल भी ना हो, वो है 28। तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, 28th टर्म होगा, ठीक है। समझ में आया होगा।
आज जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनको फिर से खुद से भी लगाना है वापस से, ठीक है। अब पहले एक बार चीज बता देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स of an AP, sum of first n terms of an AP। क्या मतलब हुआ इस चीज का? एक AP को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, है ना, ये AP के टर्म्स हैं, ए प्लस 3D, और आखिरी में क्या आएगा, nth टर्म क्या होता है यार, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बिल्कुल सर, होता है, ठीक है। ये हमारा एक AP है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि nth टर्म तक उस AP के जितने भी टर्म्स हैं उनका सबका सम, ये nth टर्म है अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इनका सम करना है मुझे। तो कैसे लिखूंगा मैं, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए करूंगा, पहला टर्म तो यही है, प्लस ए प्लस डी, ठीक बात है, प्लस ए प्लस 2D, ठीक है, प्लस ए प्लस 3D, ये भी ठीक है, प्लस आगे जो भी आएगा ए प्लस 4D, ए प्लस 5D एंड सो ऑन। आखिर में क्या आएगा, आखिर में क्या आएगा बता दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि nth टर्म तक सम ले रहे हैं हम, ठीक है, ये लिख दिया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम, किस चीज़ का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का। इसको अब क्या करना है, अगले स्टेप में उल्टा लिख देना है, ठीक है, यानी कि आखिरी टर्म को सबसे पहले लिखेंगे, आखिरी टर्म को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, और लिखते चलो ए प्लस 2D प्लस ए प्लस डी प्लस ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। देखो ये एस एन बोला है मैंने, तो ये भी तो एस एन ही है ना, कुछ नहीं करा है, उल्टा लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 को, 1 प्लस 2 करा मैंने, एज इट इज ऐड करा मैंने, एज इट इज जब मैंने ऐड करा तो मुझे पता क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड में तो एस एन प्लस एस एन हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा ए, ये दोनों को ऐड करूंगा ना मैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए प्लस, ये मिल जाएगा। फिर अब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ठीक है, ये बात भी ठीक है। ऐसे ही ऐड करते हुए बढ़ेंगे हम आगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और आखिरी में मुझे क्या मिलेगा, आखिरी में पहली इक्वेशन का आखिरी टर्म ये है और दूसरी इक्वेशन का आखिरी टर्म ये है, ये दोनों ऐड हो रहे होंगे, ये दोनों ऐड हो रहे होंगे, इसमें किसी को कोई संदेह तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए, देखो ये कितना हो जाएगा यार, ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक बात है। ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं तो a प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी माइनस 2D, यही तो कर रहे हैं हम, है ना। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2a मिल जाएगा, और d माइनस 2D करूंगा तो माइनस का 1D मिलेगा मुझे, प्लस एन डी मिलेगा,
यानी कि एन डी माइनस डी। तो अगर मैं इसमें से डी को कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एन माइनस वन इंटू टी। इसलिए यहाँ पे एन माइनस वन इंटू टी आया है, कहीं कोई कन्फ्यूज हो रहा हो। ठीक है, तो मैंने समझा दिया। इस डेरिवेशन को भी क्वेश्चंस तो आज जो मैं करवा रहा हूँ उनको तो करना ही करना, लेक्चर लगाने के बाद खुद से फिर से, लेक्चर के साथ तो करना ही है, नोट्स में खुद से फिर से करना, और इस डेरिवेशन को भी। ठीक है, ऐसे ही आगे जब पढ़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस एन आ जाएगा, एस एन प्लस एस एन ट्वाइस ऑफ एस एन आ जाएगा। अब देखो हर ब्रैकेट के अंदर देखो सेम चीज़ है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि एक चीज़ सुनना, अगर मैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करते रहूँ, और अगर मैं इसको 5 बार कर दूँ, तो 5 बार प्लस करने की जगह मैं 5 टाइम्स ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, है ना। x को मैं 5 बार ऐड करने की जगह 5x लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास z है जिसको मैंने 3 बार लिखा है, तो z प्लस z की जगह मैं 3z लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे पास सेम चीज़ है। मान लो अगर ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो मैंने x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिखा है। कितनी बार लिखा है, n बार लिखा है, क्योंकि फर्स्ट n टर्म्स की बात कर रहे थे, उनका सम लिया था। यानी कि मैं x प्लस एक्स कर रहा हूँ कितनी बार तक, n बार तक, है ना। अब टू n टाइम्स बनेगा रहे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर, क्या, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है, इंटू एन लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एस एन है। ये बात समझ में आई होगी, यहाँ से समझ रहे हैं इस बात को, यहाँ से समझ रहे हैं इस बात को, है ना। सेम चीज़ थी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको मैं n बार ऐड कर रहा था, तो उसको मैंने एक बार लिखा और n से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले पेज पे आएंगे, अगले पेज पे आएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या था हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एस एन, ट्वाइस ऑफ एस एन इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एन, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एन था, लिख दिया हमने। एस एन कितना हो जाएगा बताना, एन, टू को इधर लाऊंगा मैं, एन बाई टू इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा डेरिवेशन आ गया। यही हमारा फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश करना और खुद से भी करना है। मेरी लेक्चर के बाद क्या करा मैंने बताया, एपी कुछ ऐसा होता है, ए प्लस डी, ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म ए प्लस टू डी हो जाएगा, चौथा टर्म ए प्लस थ्री डी हो जाएगा, पाँचवा आखिरी क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पाँचवा होगा ए प्लस फोर डी, आखिरी क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आखिरी नहीं, हमें एन टर्म से मतलब था, तो एन टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, इनका सम करना है, तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, सम एस एन अज्यूम कर लिया। एन क्यों लिखा, एन टर्म्स की बात हो रही है इसलिए एन लिख दिया, एन टर्म्स की बात हो रही है इसलिए एन लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी, ऐड करते हुए इनको प्लस साइन लगा दिया, इक्वेशन नंबर वन बना दिया इसको। अब इस इक्वेशन को उल्टा लिखा, उल्टा लिखा तो ये आखिरी में टर्म लिखा था, ये पहले लिख देंगे सबसे। इससे पहले वाला कौन सा रहा होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे जो पहला था, अगर इस इक्वेशन को उल्टा लिखा है तो जो यहाँ पे पहला टर्म था वो आखिरी में आएगा, जो यहाँ पे दूसरा टर्म था वो लास्ट सेकंड पे आएगा, जो यहाँ पे तीसरा टर्म था वो लास्ट थर्ड पे आएगा। वही करा, इसको इक्वेशन नंबर टू बनाया, वन और टू को ऐड करा, तो LHS में एस एन प्लस एस एन कर दिया। इन सबको जब हमने ऐड करा तो हमें क्या मिला, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हर जगह 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिला। अगर एक चीज़ है मेरे पास x, उसको मैं कितनी बार भी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 5 बार x को ऐड करा, तो मैं 5 बार x प्लस एक्स 5 बार x को ऐड करने की जगह मैंने 5 टाइम्स ऑफ x लिख दिया। z है मेरे पास, उसको मैंने 3 बार एडिशन में लिखा है, z। इससे अच्छा मैं उसको 3z लिख दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सेम चीज़ थी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं उसको बार बार ऐड करने की जगह
बार बार ऐड करने की जगह जितनी बार वो मैंने लिखा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देता। कितनी बार लिखा है, n बार लिखा है। कैसे पता n बार लिखा है? क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की बात हो रही थी, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की बात हो रही थी, तो मैंने इसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू एन, और एस एन प्लस एस एन कर रहा था तो एल एच एस में ये हो जाएगा। तो अब क्या करा हमने, अब कुछ नहीं करा, टू को ले आया इधर, तो n बाय टू हो गया, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा डेरिवेशन था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का ही। कई बार होगा कि हमें एपी का पहला और आखिरी टर्म दे रखा होगा और पता होगा कि कितने टर्म्स हैं एपी में, कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा होगा। देखो इस फॉर्मूले को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे पास n होना चाहिए, a होना चाहिए, d होना चाहिए। मान लो अगर हमारे पास n है, a भी है मगर d नहीं है, और बीच के टर्म्स भी नहीं है, सिर्फ a और n है। ऐसा नहीं कि a के बाद a2 दे रखा है, a3 दे रखा है। a और a2 दे रखा हो तो d तो निकल आएगा। सिर्फ a दे रखा है, बीच में कुछ नहीं, लास्ट टर्म l दे रखा है, और हमें पता है कि ये कितने टर्म्स हैं, n है। कितने हैं, n है। तो ऐसे केस में सम कैसे निकालेंगे, n बाय टू करेंगे, n बाय टू करेंगे इंटू a प्लस एल, खत्म। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करें, ये सोच रहा हूँ मैं, सम का ही करवाऊँ या फिर एपी का करवाऊँ। एक थोड़ा अलग क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये निकालना है हमें। आंसर ढूंढो, वीडियो पॉज करके आंसर बताओ मुझे क्या आएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो अगर कर सकते हो तो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि एपी है या नहीं है, तो इसको कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ दे रखा है मुझे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक बात है, तो मुझे दे रखा है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर होगा। मुझे जो लगता है कि ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद फिर प्लस होगा, फिर आएगा 94 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर एंड सो ऑन। आखिरी में क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक बात है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, इतने पार्ट को सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अज्यूम करके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 1, सॉरी 100 माइनस 99 लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतने पार्ट को प्लस, सिमिलरली प्लस क्यों लगा यहाँ पे था, इतने पार्ट को कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ, यानी कि 98 प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97, है ना, फिर प्लस एंड सो ऑन, आखिरी में प्लस है। फिर इतने पार्ट कैसे लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब 100 प्लस 99 कितना होगा, 199, 100 माइनस 99 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। 98 प्लस 97 कितना हो जाएगा, 195,
98 माइनस 97 कितना हो जाएगा 1 प्लस आगे आगे ऐसे ही बढ़ेंगे हम। इसके बाद क्या आना था, इसके बाद आना था यहाँ पे अगर मैं पूछता इसके बाद क्या आएगा, तो जो पैटर्न चल रहा था उस हिसाब से हम कह सकते थे 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर आएगा। तो इस हिसाब से इसके बाद आता है 96 प्लस 95 जो कि बैठता 191 और इंटू 96 माइनस 95 जो कि होता है 1। तो यहाँ पे क्या बैठता 191 इंटू 1, लेकिन वो हमें दे नहीं रखा है तो हम लिखेंगे भी नहीं। आखिरी में जाएंगे 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 2 माइनस 1 1, ये हो गया 199 इंटू 1 199 हो गया, ये 195 हो गया एंड सो ऑन 3 हो गया। अब देखो एक चीज कि मुझे पहला टर्म है मेरे पास क्या है, पहला टर्म है। अगर मैं इसको एक डिक्रीजिंग एपी बोल दूं तो इसको पहला टर्म बोलूंगा, है ना, फर्स्ट टर्म। और अगर मैं इसको ऐसा समझ लूं कि एपी है जिसको उल्टा लिख दिया तो ये हो जाएगा पहला टर्म, है ना, उस केस में ये हो जाएगा पहला टर्म, उस केस में ये हो जाएगा पहला टर्म। और मैं इसको एपी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 199 के बाद 195 आया है, तो 4 का डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस 4 का। और मैं कह रहा था कि 97 यहाँ पे इसके बाद 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पे अगर बैठता तो 191 बैठता। यानी कि अगर इसके बाद मैं 191 भी लिख दूँ तो उनके बीच का भी पॉजिटिव डिफरेंस 4 का होगा। यानी कि मुझे एक एपी दिख रहा है, मुझे एक एपी दिख रहा है जिसमें कॉमन डिफरेंस 4 का है। तो अगर मैं मान लूँ कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, सीधी सीधी कैलकुलेशन रखने के लिए, कि एक एपी ही है जिसको उल्टा लिख दिया है और उसका सम लिया जा रहा है, और क्योंकि अगर इस एपी को उल्टा लिखा है तो ये पहला टर्म हो जाएगा, ये आखिरी टर्म हो जाएगा जिसको एन टर्म या एल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। कॉमन डिफरेंस हमने 4 का निकाला था, यहाँ पे 199 आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। यहाँ पे 3 आएगा, एन हमें पता नहीं है। कॉमन डिफरेंस हमने 4 का निकाला था, 196 इधर आ जाएगा, एन माइनस 1 इधर आ जाएगा, 4 इसके नीचे लेके जाऊंगा मैं, तो एन माइनस 1 कितना आ जाएगा 196 अपॉन 4 जो कि 49 बैठेगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बाद यहाँ से करेंगे एन माइनस 1 49 के बराबर था, तो एन हो जाएगा 49 प्लस 1 50 के बराबर। तो नंबर ऑफ टर्म्स 50 मिल गए। तो ये एक एपी था, ये हमने वो पैटर्न ढूंढ के समझा, पैटर्न हमने देखा, फाइंड किया कि एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, फिर हम समझे एक एपी है। उस एपी का पहला और आखिरी टर्म हमारे पास था, लेकिन एन नहीं था और डी नहीं था। तो या तो एन मिल जाए तो काम हो जाए, डी मिल जाए तो काम हो जाए, ठीक है। तो हमें एन मिल गया है और डी भी था हम पे, तो एन भी हमने निकाल लिया है, डी हमने ढूंढा था तभी ए भी पता चला था हमें, ठीक है। तो अब सम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ तक जब हमने ये समझा कि एक एपी है, तो हमारे पास ए भी था, डी भी था, मगर एन नहीं था, तो एन हमने निकाला है, ठीक है। तो एन कितना है 50, 50 बाई टू 25 हो जाएगा। ए कितना था भाई 3, ट्वाइस ऑफ ए 6, एन 50 था 49 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 4 का है कॉमन डिफरेंस भाई, तो 25 इंटू 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, प्लस 6 202 हो जाएगा। 202 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए 5050, यही अपना आंसर होगा। और सम का एक और फॉर्मूला हमने देखा था, वो क्या था, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल एम, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ तक जब हमें पता चला था कि एक ए पी है, हमारे पास ए भी था, एल भी था, डी भी था, मगर एन नहीं था, तो हमें एन निकालना था। इससे भी निकाल लेते हैं, इससे आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। एन कितना था 50, 50 बटे 2 25, ए कितना है 3, एल कितना है 199, 3 प्लस 199 202 बैठेगा,
25 इंटू 202, जो कि यहाँ पे भी हमने करा था, 5050। ये अपना आंसर आया। आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज के लेक्चर में सीक्वेंस समझ लिया था, सीरीज समझ लिया, प्रोग्रेशन समझ लिया, एपी भी समझ लिया हमने। एपी का nth टर्म देख लिया कैसे निकालते हैं, सम देख लिया। अगले लेक्चर में हम एपी की प्रॉपर्टीज देखेंगे। कुछ क्वेश्चन भी हमने आज तो लगाए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम एपी की प्रॉपर्टीज देखेंगे। एपी की प्रॉपर्टीज के बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, जीपी पे बढ़ेंगे। तीसरे लेक्चर में फिर हम जीपी देखेंगे, मतलब जीपी तो देख लिया, सेकंड लेक्चर में जीपी की प्रॉपर्टीज देखेंगे। और फिर एचपी पे बढ़ेंगे, जो कि होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद इसके रैंक एडवांसमेंट कोर्स लाएंगे, जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हमें क्या करना है, जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं फिर से हम लगाएंगे, खुद से करेंगे, रिपीट करेंगे। और जो डेरिवेशन थी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी वाली, इसको भी खुद से करेंगे। ओके, थैंक यू।